नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवा एकेडमी में। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक निकाय के रूप में आती है और धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरती है, जिसमें बक्सर के युद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे समृद्ध प्रांतों के राजस्व अधिकार मिल गए, जिसके कारण कंपनी की आर्थिक शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से 40 लाख पाउंड की वार्षिक रकम में से 10% हिस्से की मांग की। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने महत्वपूर्ण राजस्व अधिकार अपने पास रख लिए और सारे दायित्व बंगाल के नवाब को सौंप दिए। साथ ही जब कंपनी के राजस्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई तो कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया और कंपनी दिवालियेपन की कगार पर धीरे धीरे पहुंचने लगी। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं कर पाएगा और रिश्वत और उपहार नहीं ले पाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के साथ ही भारतीय लोग भी न्याय के लिए जा सकते थे। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को देखा था, जिसमें कहा गया था कि जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र है भारत में, अब से वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। और इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। दोनों कार्यों के लिए दो अलग अलग संस्थाएं थी। कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल था और कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इस प्रकार हमने देखा था कि भारत में एक और द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जो कि 1765 की द्वैध शासन व्यवस्था से अलग थी। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट, जिसमें प्रावधान किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट देखा था, जिसमें कंपनी के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ कंपनी के एकाधिकारों को बनाए रखा गया था। इस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को अनुमति मिली कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 की बात की थी हम लोगों ने, जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था और गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को वापस ले लिया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य थे। 1833 के अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में भी भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी को विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। इस अधिनियम का अगला महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि इसके माध्यम से 1834 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के अधीन जो भी सरकारी पद हैं उसमें चयन के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 1833 तक के जो अधिनियम था उसका रिकेप था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पे एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि 1833 में जब प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, तो यहाँ ये आवश्यक हो गया था कि उसके कार्यों को बांट दिया जाए, क्योंकि अगर एक ही संस्था होगी तो उसके लिए
कानून बनाना और प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि भारत के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उसके लिए 12 सदस्यों की एक विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाए। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको केंद्रीय विधान परिषद या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, जो कि एक छोटी संसद की तरह कार्य करती थी। जैसे हमारी संसद अभी कानून बनाती है देश के लिए, उसी प्रकार ये जो केंद्रीय विधान परिषद थी उस टाइम पे कानून का निर्माण करती थी। इस केंद्रीय विधान परिषद में अलग अलग प्रांतों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाता था। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारी संसद में अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय केंद्रीय परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, मतलब भारत के लोगों को पहली बार इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। 1833 के अधिनियम में जो एक विधि सदस्य शामिल किया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में, उस विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। 1833 के अधिनियम में हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो फिर बंगाल का शासन चलाने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। जैसे अभी हम देखते हैं कि दिल्ली में भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अभी वर्तमान में दिल्ली के जो एलजी हैं वो हैं श्री अनिल बैजल। तो उसी प्रकार बंगाल के प्रशासन के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। साथ ही ये प्रावधान किया गया कि जो सिविल सेवकों की भर्ती होती है उनके लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। अब हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात करते हैं। इस अधिनियम के पारित होने से पहले भारत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई जो थी 1857 की क्रांति। इस क्रांति ने भारत में अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया और अंग्रेजों को भारत में शासन करने के लिए अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ा। इसी वजह से इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि भारत का शासन कंपनी से लेकर अब डायरेक्ट क्राउन को दे दिया गया, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो कि अब डायरेक्ट क्राउन के प्रति जवाबदेह होता था। इस प्रकार भारत का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, मतलब जो गवर्नर जनरल था उसी का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो जो उस समय गवर्नर जनरल था वही वायसराय बन गया। तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, उसी को वायसराय भी बना दिया गया भारत का। इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में जो 1784 में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया, और इन दोनों संस्थाओं के अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव एक तरीके से मंत्री कह सकते हैं, क्योंकि ये भी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य ही होता था। जैसे मंत्री होते हैं उसी प्रकार से ये भी होता था। ये भी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था जैसे कि अन्य मंत्री होते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए एक अलग से 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। लेकिन जब क्रांति का दमन कर दिया गया तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बेटों की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो अब भारत में कोई भी सम्राट या बादशाह नहीं बचा था। इसी वजह से जो मुगल सम्राट का पद होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो ये हम लोगों ने देखा 1853 और 1858 के अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान। आगे की क्लासेस में हम लोग इसके आगे के प्रावधानों की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। रेवा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।